हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर बॉयलर्स या स्टीम जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉयलर थोड़ा बहुत हमें नाम से भी पता चल रहा है कि बॉयलर्स क्या होते हैं जो बॉयल करते हैं, बट इट इज ए स्टीम जनरेटर, स्टीम को जनरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखा होगा आपने, कभी कभी शादी या ब्याह में कॉफी मेकर होंगे तो वहां पे स्टीम जनरेट होती है, या कहीं और छोटी जगह पे भी आपने देखे होंगे, तो ये इस तरह के स्टीम जनरेटर होते हैं। So if we see the definition of boilers क्या होते हैं, boiler is an apparatus to produce steam. The thermal energy released by combustion of fuel is used to make steam at desired temperature and pressure. अब ये कोई फ्यूल जलता है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, या फिर इवन ऑयल फायर्ड भी होती है, गैस फायर्ड भी होते हैं बॉयलर। तो उनसे जो थर्मल एनर्जी यूज होती है वो पानी को स्टीम बनाने के लिए यूज होती है। अब ये स्टीम एक डिजायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की होती है। तो हम देखें तो ये स्टीम किस किस के लिए यूज होती है। इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट इन स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन। अगर हम थर्मल पावर प्लांट में देखें तो वहां पे जो ये स्टीम पैदा होती है, उस स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाई जाती है या स्टीम इंजन चलाया जाता है, जिससे कि आगे जनरेटर को चलाया जाता है। या फिर इट इज यूज फॉर हीटिंग द रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। बड़े बड़े शहरों में कहीं पे ये बॉयलर्स को यूज किया जाता है इन रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को गर्म करने के लिए। या समटाइम इट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन प्रोसेसेस इन शुगर मिल, केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ये बॉयलर यूज होते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, ये इसजेक जो था एक तरह की इंडियन शुगर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है। तो इसमें बॉयलर्स बनाए जाते हैं, चीमा बॉयलर्स हैं, वो ज्यादातर शुगर मिल्स को सप्लाई किए जाते हैं। अगर हम वर्किंग देखें यहाँ पे, तो ये वर्किंग यहाँ पे देखिए कि एक सिंपल बॉयलर है। ए सिंपल बॉयलर इज ए कंटेनर, बेसिकली एक कंटेनर ही है। जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, छोटे छोटे बॉयलर होते हैं जिसमें कि सिरिंज और नीडल्स वगैरह को बॉयल किया जाता है। तो ये भी एक तरह का कंटेनर ही है। इट इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर एंड कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट विच इज ट्रांसफर्ड टू कंटेनर टू मेक द वाटर इवेपोरेट। और ये जो स्टीम जो है वो कहीं ना कहीं किसी पाइप से निकाली जाती है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कोल पावर प्लांट है, इसमें पानी को गर्म किया जा रहा है और स्टीम जो है यहाँ पे टरबाइन पे डाली जा रही है, और फिर उसके बाद स्टीम ठंडी करके वापस उसमें फीड की जाती है बॉयलर में ही। अब ये स्टीम ने इसको टरबाइन को चला दिया, टरबाइन ने आगे जनरेटर को चला दिया, जनरेटर से आगे बिजली पैदा हो रही है जो कि आगे ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? द पाइप ब्रिंग्स वाटर विच इज नोन एज फीड वाटर। फीड वाटर जो अंदर की तरफ फीड होता है टू द कंटेनर टू रिप्लेस द वाटर दैट हैज इवेपोरेटेड and escaped. Since the pressure level in boiler must be kept constant, जो प्रेशर लेवल बॉयलर्स में है वो एक जैसा रहना चाहिए, हमेशा एक जैसा रहना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो अगर कम होगा तो उसमें स्टीम की क्वालिटी ठीक नहीं होगी, ज्यादा होगा तो बॉयलर फट भी सकता है। द मास ऑफ स्टीम दैट एस्केप्स हैज टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द वाटर एडेड। तो जितनी स्टीम उसमें से निकल रही है उतनी ही स्टीम उसमें ऐड भी होनी, पानी ऐड होना चाहिए। अगर स्टीम तेजी से निकलती है तो प्रेशर कम हो जाता है बॉयलर में, अगर पानी तेजी से ऐड किया जाता है तो प्रेशर राइज हो जाता है। तो कुछ बॉयलर की प्रॉपर्टीज हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट इज सेफ्टी, इट शुड बी सेफ अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस। एक्सेसिबिलिटी, हर एक पार्ट्स साफ करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए बहुत एक्सेसिबिलिटी, आसानी से उनको पहुंच होनी चाहिए। कैपेसिटी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ना उससे ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बड़ा बॉयलर भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। देन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस कि जितनी उसको हीट सप्लाई की जा रही है उसमें वेस्ट ना हो, उतनी ही फ्यूल की हीट जो है मैक्सिमम यूटिलाइज हो। सिंपल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में, इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। उसके कोई ऐसे जॉइंट्स नहीं होने चाहिए जो कि फ्लेम्स में जाएं और उसके बाद वहां से लीकेज का भी कारण बने। और इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्टिंग एंड लोडिंग। अब क्लासिफिकेशन की बात करें
तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट फ्लोज इन द ट्यूब। ट्यूब्स में क्या क्या जा रहा है उसके हिसाब से दो क्लासिफिकेशन आती है, वन इज वाटर ट्यूब एंड अदर इज फायर ट्यूब। तो यहाँ पे देखिए एक वाटर ट्यूब बॉयलर दिखाया जा रहा है जिसमें कि ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है और चारों तरफ उसके फायर है। सो दिस इज वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब मींस ट्यूब के अंदर वाटर है। यहाँ पे फायर ट्यूब में देखिए क्या क्या है, ये हॉट कोल चल रहा है, इसका जो धुआं है फ्लू गैसेस हैं, धुएं को फ्लू गैसेस कहेंगे, वो ट्यूब्स के अंदर से जा रहा है और चारों तरफ उसके पानी का एक फ्लो बना हुआ है। तो ये जो है इस बॉयलर के अंदर के पानी को गर्म करती हैं फ्लू गैसेस। तो दीज आर फायर ट्यूब। फायर ट्यूब में फायर अंदर जाती है और वाटर ट्यूब में वाटर ट्यूब्स के अंदर से मूव होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी बताया हुआ है कि ये हमारा एक आगे हम बॉयलर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये एक बड़ी सी हमारी एक कंटेनर है और इसमें से ट्यूब जो है वो पानी निकल रहा है और फ्लू गैसेस, यहाँ पे आग जलती है, ये फ्लू गैसेस चारों तरफ से घूमती हुई 3-4 बार ये बैफल्स लगे हुए जो उसको फ्लू गैसेस को घुमा देते हैं और इस पानी को ट्यूब में से गर्म करते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। तो ये एक और आगे आएगा, उसको हम स्टडी करेंगे। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन। एक हमने देख ली, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ वाटर एंड फ्लू गैसेस, स्मोक ट्यूब या फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। सेकंड इज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ फर्नेस। फर्नेस कहाँ पे है, जो फ्लू गैसेस है या जहाँ पे फ्यूल जल रहा है वो अंदर जल रहा है इंटरनली फायर्ड बॉयल, या बाहर जल रहा है बॉयलर के बाहर जल रहा है तो एक्सटर्नली फायर्ड। अगर हम अब इसके अब फायदे नुकसान देखें तो इंटरनली फायर्ड में हमें ज्यादातर फ्यूल अच्छी क्वालिटी का यूज करना पड़ेगा, दैट मींस सो दैट बॉयलर बचा रहे। एक्सटर्नली फायर्ड में हम लकड़ी कोयला कुछ भी यूज कर सकते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी का फ्यूल भी है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एक्सिस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉयलर। तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉयलर उसके एक्सिस कैसा है वो हमने देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ हीट। मैंने बताया कि ऑयल फायर्ड है, कोल फायर्ड है या गैस फायर्ड है, उस तरह से उसकी डिपेंडिंग अपॉन हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सिक्स्थ इज अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम। नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होता है कि क्योंकि पानी की डेंसिटी फर्क हो जाती है, अगर पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ चलता है तो उसकी डेंसिटी फर्क हो जाती है, इसलिए नेचुरल एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है नेचुरल सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन मींस कि हम प्रेशर से कोई पंप से उसको सर्कुलेट करवा रहे हैं, तो ये भी उसका एक तरीका है। सेवंथ इज अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम जनरेटेड एंड एट्थ इज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ड्राफ्ट एम्प्लॉयड। ड्राफ्ट मींस कि उसमें जो फ्लू गैसेस हैं वो अपने आप जा रही हैं या फोर्स ड्राफ्ट से जा रही हैं। तो अभी हम बात करें, ये हमने क्लासिफिकेशन दी है। तो स्मोक ट्यूब में हमारे एग्जांपल्स हैं कोकरान, लंकाशायर लोकोमोटिव बॉयलर। वाटर ट्यूब में है हमारा बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर्स। पोजीशन ऑफ फर्नेस के हिसाब से इंटरनली फायर्ड में हमारा लंकाशायर और लोकोमोटिव बॉयलर होती है, एक्सटर्नली फायर्ड में बैबकॉक, विलकॉक्स एंड लोफलर बॉयलर्स होते हैं। पोजीशन ऑफ एक्सेस के हिसाब से वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर हमने कहा है। अब सर्विस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी, मोबाइल, इस तरह के बॉयलर्स का हम नाम दे सकते हैं। पोर्टेबल, मरीन या लोकोमोटिव बॉयलर भी उनके नाम दिए जाते हैं। देन अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हीट हम कह सकते हैं ड्यू टू कंबस्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस या इलेक्ट्रिकल एटॉमिक से भी हम उसको चला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन मैंने बताया नेचुरल सर्कुलेशन एंड नेक्स्ट इज नेचुरल में हमारा आता है बैबकॉक एंड विलकॉक्स और फोर्स सर्कुलेशन में हमारा आता है लोफर बॉयलर्स। अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम जनरेटेड लो प्रेशर बॉयलर। अब लो प्रेशर बॉयलर जो होते हैं वो हमारे 20 बार से नीचे के बॉयलर्स को कहा जाता है लो प्रेशर बॉयलर। एग्जांपल है लो प्रेशर के कोकरान, लंकाशायर एंड लोकोमोटिव। लंकाशायर आपके सिलेबस में है,
Then boiler which produce steam about 20 bar high pressure boiler. अब ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है कि 20 बार हाई प्रेशर बॉयलर कितने बार का होता है। तो हाई प्रेशर जो है उसमें आपके बैबकॉक, विलकॉक्स और लोफलर बॉयलर भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ड्राफ्ट एम्प्लॉयड हमने बात की थी कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ड्राफ्ट जो है हमारा नेचुरल ड्राफ्ट आता है एंड फोर्स ड्राफ्ट। तो सब नेचुरल ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट हमारा आता है। फोर्स ड्राफ्ट जो है उसको हम आर्टिफिशियल ड्राफ्ट भी कहते हैं। जो नेचुरल होता है उसमें चिमनी लगी होती है, चिमनी से फ्लू गैसेस बाहर जाती रहती हैं। तो सबसे पहले हम फायर ट्यूब बॉयलर की बात करते हैं, लंकाशायर बॉयलर। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी दिख रही है। इसमें एक हमारी शेल होती है, एक बड़ी शेल होती है, उसके अंदर दो हमारी ट्यूब्स लगी होती हैं, बड़ी ट्यूब्स लगी होती हैं और चारों तरफ हमें इसके ईंटों की एक घेरा सा बनाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसकी मैं कंस्ट्रक्शन आपको दिखाता हूँ। पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। इट इज स्टेशनरी फायर ट्यूब, स्टेशनरी है ये, फायर ट्यूब है, इंटरनल फायर्ड हॉरिजेंटल नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अब क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने इसके नाम दे दिए। अब क्योंकि ये एक्सटर्नल है तो इसमें कोल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी भी भर सकते हैं हम, घटिया क्वालिटी का कोल भी जला सकते हैं। अब इसकी एक सिलेंड्रिकल शेल है बहुत बड़ी, 2 मीटर डायामीटर की, जैसे कि हमने स्टार्टिंग की स्क्रीन में देखा, और इसकी लेंथ जो है 8 से 10 मीटर की होती है। इट हैज 2 लार्ज इंटरनल फ्लू ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स हमने देखी थी जो कि 80 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर की होती है, और इसके चारों तरफ ब्रिक ईंटों के वर्क बनाना पड़ता है ताकि उसकी एक्सटर्नल फ्लू भी उसी रास्ते से निकलती है। अभी देखिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोयला बाहर जलाया गया है, फर्नेस बाहर जलाई गई है, उससे जो है 2 फ्लूज से अंदर जाता है और नीचे की तरफ आता है। फ्लू गैसेस जो है नीचे की तरफ आती हैं और नीचे से फिर साइड की तरफ नीचे से ये निकल रही है और फिर साइड में निकलती है। मैं इसको साइड व्यू से भी आपको दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे साइड व्यू में देखिए, तो साइड व्यू में 2 हमारी ट्यूब्स दिख रही हैं। एक बड़ा ड्रम है, ड्रम के अंदर 2 ट्यूब्स जा रही हैं, तो ट्यूब्स के अंदर से जाता है, फिर उसके बाद साइडों से निकल के नीचे से निकल के फिर साइड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आराम से कि ये 2 हमारी एक लेफ्ट में है और राइट में है, दोनों में फर्नेस में जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से चलता हुआ ये नीचे की तरफ निकलता है। नीचे की एक सेंटर वाली 2 हैं, ये देखिए 2 नीचे फ्लू हैं जो नीचे की तरफ से हैं। तो एक बार तो अंदर की तरफ गया, फिर नीचे से आया, फिर नीचे से आकर फिर साइडों से बाहर निकलता है। तो इतना इसका वो बनाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से चला, नीचे से आया, ये जब नीचे से आया तो साइड वाली फ्लू से एंड तक जाके और फिर ये पीछे से ऊपर चिमनी से बाहर निकल जाता है। तो मैंने बताया ये जो है स्टेशनरी है और ये ज्यादातर शुगर मिल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से चलता है, फिर नीचे आता है, ये एक इंटरनल फ्लू है, फिर नीचे वाली फ्यूज हैं और ये साइड फ्यूज है। तो 3 तरह की इसमें फ्यूज हैं, इंटरनल फ्यूज, बॉटम फ्यूज एंड साइड फ्यूज। तो 3 तरह की फ्यूज हैं और इसके ऊपर एसेसरीज, माउंटिंग्स वगैरह, सेफ्टी वाल्व, वाल लीवर, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, स्टॉप वाल्व, ब्लो डाउन, कोल फील्ड, इस तरह की चीजें लगी हुई होती है। इसके स्पेसिफिकेशन ज्यादातर हम शेल डायामीटर, लेंथ ऑफ शेल, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर, स्टीम कैपेसिटी, एफिशिएंसी, ये इसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं कि अगर हमने बॉयलर खरीदना है तो हमें ये चीजें बतानी पड़ती है कि उसका शेल डायामीटर इतना हो, उसकी लेंथ इतना हो, उसका प्रेशर हमें इतना चाहिए, स्टीम की कैपेसिटी इतनी चाहिए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऑलरेडी आपको थोड़े बता भी चुका हूँ। स्टिल आई से हॉरिजेंटल है, स्टेशनरी है, फायर ट्यूब है, इंटरनली फायर्ड, मल्टी ट्यूब है, नेचुरल सर्कुलेशन है और मीडियम प्रेशर बॉयलर है। कंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया कि 3 इसकी फ्लूज होती हैं और ये ब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर रखा होता है। तो फ्लूज जो 3 होती हैं, एक तो होती है जो सेंटर में से जाती है, मेन फ्लू कहलाती है, और सेकंड फ्लू जो होती है बॉटम फ्लू, जो नीचे से सेंटर में से जाकर फिर नीचे की तरफ से आती है और फिर नीचे से आकर फिर साइड फ्लू में से निकलती है। सो मेन फ्लू, बॉटम फ्लू एंड साइड फ्लू।
The fuel grates are provided at the front and inside of two main fire tube. जो स्टार्टिंग में गोल दिख रही है आपको, वहां पे उसके ग्रेट या जाली लगी होती है जिसके ऊपर कोयला जलाया जाता है, और डैम्पर्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ साइड फ्यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैसेस। डैम्पर ताकि गैसेस इधर उधर ना फैले, उनको डैम्पर उसको रोकने के लिए होता है कि फ्लू गैसेस एक ही रास्ते में जाएं। इसकी वर्किंग मैं आपको समझा ही चुका हूं कि किस तरह से होता है। एडवांटेज क्या है? फ्लक्चुएशन इन लोड कैन बी इजीली मेट बाय दिस बॉयलर ड्यू टू लार्ज रिजर्वायर, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, इजी ऑपरेशन है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इजी टू क्लीन है, बहुत आसानी से साफ हो जाता है बड़ा जब उसका है एक शेल। तो बाय यूज ऑफ इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर इसको हम एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम हीट ऑफ फ्लू गैसेस भी इसकी यूज की जा सकती है। तो जब एक बार चलती है, 2 बार 3 बार चलती है, तो इस वजह से इसकी जो फ्लू गैसेस हैं इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। डिसएडवांटेज क्या है? मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 16 बार से ज्यादा नहीं हो सकता। ब्रिक वर्क बहुत होता है, तो ब्रिक वर्क जब ज्यादा होता है तो फ्लोर एरिया बहुत यूज होता है। रिस्पॉन्स ऑफ प्रेशर बिल्ट अप इज लेस। And fourth is the furnace is inside the tubes, therefore the grate area is restricted. वो tubes के अंदर रखना पड़ता है, तो grate area हमारा छोटे से छोटा बनाना पड़ता है जहां पे हमारा फायर जलेगा। नेक्स्ट इज नेस्लर बॉयलर। नेस्लर बॉयलर is a horizontal fire tube type mobile boiler. The main mobile ये boiler जो है ये stationary boiler है। The main requirement of this boiler is that it produce steam at very high rate. Therefore this क्योंकि इसमें काफी सारी ट्यूब हैं जो उसमें चलती हैं, तो this boiler requires a large amount of heating surface and large grate area to burn. तो इसमें अगर देखें तो हमारा ये जो फ्लू गैसेस हैं ये कुछ इस तरह से चलती हैं। ये देखिए इसमें स्क्रीन में ये यहाँ पे फ्लू ट्यूब है और चारों तरफ ये हमारी और भी ट्यूब्स काफी सारी हैं। तो ये सेक्शन इसका दिखाया हुआ है। तो यहाँ से फ्यूल जला के इसको इधर से चलाते हैं, फिर उधर से एक बार घूमती है, फिर दूसरी बार घूमती है, 3 बार घूम के चिमनी में से निकल जाती है। तो ये नेस्लर बॉयलर भी इस तरह का है। इसके फीचर्स बताए हुए हैं। इसका 11.5 से लेकर 17.5 बार है। ड्राफ्ट लॉस मिनिमम है। डिफेक्टिव ट्यूब आसानी से हटाई जा सकती हैं और आयरन स्ट्रक्चर के ऊपर है। इसमें ब्रिक वर्क कम से कम है। ये एडवांटेज है। लार्ज रेट ऑफ स्टीम जनरेशन है। इट इज फ्री फ्रॉम ब्रिक वर्क, ये मैंने इसका एग्जांपल बता दिया। इट इज वेरी कम्पैक्ट एंड द प्रेशर इज लिमिटेड अप टू 20 बार्स। देन थर्ड इज हमारा तीसरा आ जाता है बैबकॉक विलकॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा देखा जाए तो एक तरह का वाटर ट्यूब है हमारा। ऊपर एक हमारा ड्रम होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर होता है और उसके ऊपर स्टीम आती रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इधर से ऊपर की तरफ से स्टीम पानी निकलता है और नीचे की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ जब ये फ्लू गैसेस यहाँ पे जलाया जाता है, ग्रेट के ऊपर जो कोयला जलाया जाता है, तो इसकी फ्लू गैसेस, ये देखिए इसका एक बैफल लगे हुए हैं जो इसको घुमा देते हैं। इस फ्लू गैसेस को एक बार घुमाते हैं, 2 बार घुमाते हैं, 3 बार घुमा के ऊपर चिमनी में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे इसको पानी को गर्म करते जाते हैं और धीरे धीरे इसकी स्टीम बनती जाती है जो कि ऊपर की तरफ ऐड हो जाता है। और ये सुपर हीटर भी इसके आगे लगा सकते हैं हम, वो आगे डिस्कस करेंगे कि सुपर हीटर वगैरह क्या होता है। सेफ्टी वाल्व, सुपर हीटर, ये क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसकी वर्किंग अगर समझेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये इसके यहाँ से ये फ्लू गैसेस चलती जाएंगी और ये थोड़ा टेढ़ी होती हैं इसकी ट्यूब्स। उसका रीजन यही होता है कि डेंसिटी उसकी चेंज होगी। यहाँ से पानी जाएगा और ऊपर की तरफ स्टीम उसकी ऐड होती जाएगी। पानी यहाँ से जाएगा और स्टीम ऊपर ऐड होती जाएगी। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो डायमीटर ऑफ ड्रम, जो ऊपर वाला हमारा कंटेनर है, लेंथ, साइज ऑफ वाटर ट्यूब, साइज ऑफ सुपर हीटेड ट्यूब, इसमें सुपर हीटेड ट्यूब भी होती हैं, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर, स्टीमिंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी कितनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स हॉरिजॉन्टल बता दिया मैंने, मल्टी वाटर ट्यूब है, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर, फोर्स सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड हॉट गैसेस, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन
थोड़ा मैंने आइडिया बता दिया कि इसमें ड्रम होता है जिसमें छोटी सारी राइजर ट्यूब्स होती हैं, एक हेडर होता है जिसमें इंक्लाइंड वाटर ट्यूब्स होती हैं। तो ये लगभग 15 वाटर ट्यूब्स होती हैं जिसमें कि नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर चलता रहता है। बैफल प्लेट लगी होती है सो दैट हॉट गैसेस जो हैं घूम के आगे निकल जाए। सूट डोर्स आर आल्सो हेल्प टू असेस द इंटीरियर ऑफ द बॉयलर। बॉयलर के अंदर असेसिबिलिटी देने के लिए ये होता है। तो इसकी वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ कि वाटर इसमें आधा भर देते हैं ड्रम में जो ऊपर वाला है। कॉइल्स लगाने के बाद उसके बाद जो लकड़ी है या कोयला है या फ्यूल कुछ भी जलाया जाता है उसकी ग्रेट के ऊपर, और हॉट गैसेस जो हैं वो सरफेस से आती हुई डेंसिटी की वजह से वो बाहर निकलती हुई चली जाती हैं। और लो डेंसिटी वाटर जो है वो पानी जो है वो बॉयल होता होगा ऊपर चला जाता है और फिर गर्म पानी अंदर आता है और धीरे धीरे गर्म होता हुआ स्टीम बनती चली जाती है। स्टीम, इसकी एडवांटेज क्या है? स्टीम जनरेशन कैपेसिटी लगभग 2000 से लेकर 40,000 किलोग्राम पर आवर है, बहुत अच्छी कैपेसिटी है। डिफेक्टिव ट्यूब्स बहुत आसानी से अलग निकाली जा सकती है क्योंकि वो बॉयलर से थोड़ा अलग होती हैं। ड्राफ्ट लॉसेस मिनिमम होते हैं। पावर स्टेशन में लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम बनाने के लिए होती है। बॉयलर इज रिक्वायर्ड लेस स्पेस एरिया एज कंपेयर टू फायर ट्यूब एंड ऑफर्स ग्रेटर ऑपरेशनल सेफ्टी। कुछ इसके हमारे अंदर लगे होते हैं फीड चेक वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, मैन होल, हैंड होल्स, ब्लो ऑफ कॉक एंड चिमनी, ये चीजें लगी होती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम आगे डिस्कस भी करेंगे। कई बार डिफरेंस आ जाता है कि वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब में क्या होता है। अभी तक हमने 3 बॉयलर पढ़े हैं जो हमारे सिलेबस में है, लंकाशायर, देन हमारा एक बैबकॉक एंड विलकॉक्स, एंड देन लेसरर बॉयलर। तो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब में थोड़ा सा फर्क क्या है कि वाटर ट्यूब का एडवांटेज बताता हूँ, जनरेशन ऑफ स्टीम इज मच क्विकर, बहुत तेजी से होता है क्योंकि कम एरिया में पाइप्स के अंदर पानी जा रहा होता है तो तेजी से बनना शुरू हो जाता है। इट्स एवेपोरेटिव कैपेसिटी इज कंसिडरेबली लार्जर और इसका स्टीम प्रेशर भी लगभग 200 बार तक भी बनाया जा सकता है। हीटिंग सरफेस आर मोर इफेक्टेड एज हॉट गैसेस ट्रेवल एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो पानी की ट्यूब जा रही है उसके राइट एंगल पे फ्लू गैसेस जाती हैं तो हीटिंग ज्यादा अच्छी तरीके से यूज होती है। कंबस्शन एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, थर्मल स्ट्रेसेस कम होती हैं। बॉयलर को इधर से उधर ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन एंड इरेक्शन बहुत इजी होता है। डैमेज ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ वाटर ट्यूब इज लेस सीरियस, कम सीरियस होता है। फायर ट्यूब में अगर वो बर्स्ट हो जाता है, बॉयलर फट जाता है तो ज्यादा उसमें डैमेज होता है। तो सेफ्टी बॉयलर्स भी कहा जाता है इनको। ऑल पार्ट ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर इजीली एक्सेसिबल, अच्छी तरह से साफ आराम से हो जाते हैं। बॉयलर फर्नेस एरिया कैन बी इजीली अल्टर्ड टू मीट द फ्यूल रिक्वायरमेंट। अगर फ्यूल हमारा दूसरी तरह का यूज होता है तो फर्नेस एरिया अलग तरह से भी बनाया जा सकता है। डीमेरिट क्या है? इट इज लेस सुटेबल फॉर इम्प्योर एंड सेडिमेंट्री वाटर। घटिया पानी या हार्ड वाटर के लिए ये अच्छा नहीं है क्योंकि ट्यूब्स के अंदर स्केलिंग हो जाती है और पाइप जो है वो जाम हो जाती है जिससे वो ओवरहीटिंग और पाइप फट भी सकती है। तो इसलिए ज्यादातर इसमें कोशिश करनी चाहिए प्योर फीड वाटर यूज हो। केयरफुल अटेंशन चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। फेलियर इन फीड वाटर सप्लाई इवन फॉर शॉर्ट पीरियड इज लाइबल टू मेक द बॉयलर ओवरहीटेड। पानी, मैंने बताया कि लगातार जितनी स्टीम जा रही है उतना ही पानी आता रहना चाहिए। तो अगर पानी सप्लाई थोड़ी देर के लिए बंद होते थे उतनी देर में बॉयलर गर्म हो जाएगा। एडवांटेज फायर ट्यूब की बात करें तो फायर ट्यूब वाले, अब दूसरे वालों की बात कर लें, लो कॉस्ट है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्टीम डिमांड कैन बी मेट इजीली, इट इज कम्पैक्ट इन डिजाइन। तो हम इनकी दो चीजें और पढ़ने जा रहे हैं, विच इज बॉयलर माउंटिंग एंड द बॉयलर एक्सेसरीज। द माउंटिंग की बात करें, द डिवाइसेस विच आर नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ बॉयलर, क्योंकि बॉयलर फट सकता है ड्यू टू एक्सप्लोजन एज अ रिजल्ट ऑफ ईदर फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और इम्प्रॉपर ऑपरेशन। तो कुछ ऐसी चीजें उसके ऊपर लगानी बहुत जरूरी होती हैं विच आर नेसेसरी फॉर द सेफ्टी। सेफ्टी याद रखना है आपको। तो इसका डिफरेंस आ जाता है कि बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज में क्या फर्क है। प्रेशर गेज, रिलीफ वाल्व, वाटर गेज, ग्लास,
प्रेशर गेज तो आपको पता है प्रेशर बताने के लिए, रिलीफ वाल्व अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसका जैसे कुकर की सीटी होती है उसको रिलीव कर देता है। वाटर गैस गेज ग्लास बताता है कि पानी उसमें कम तो नहीं हो गया, स्टीम और पानी का वो लेवल। और एक फ्यूजिबल प्लग होता है कि अगर खुदा ना खास्ता सब कुछ हो जाए वो उसको फ्यूज कर देता है। तो कुछ एसेसरीज हैं विच इंक्रीज द एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वो कौन सी हैं? सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, रीहीटर एंड इकोनोमाइजर। अब फ्यूजिबल प्लग देखिए किस तरह का होता है, जैसे कुकर में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक फायर साइड है, एक वाटर साइड है या स्टीम साइड है। तो जैसे ही इसका प्रेशर ज्यादा बढ़ गया किसी ना किसी वजह से, मान लो प्रेशर का हमें पता भी नहीं चल रहा, तो ये अंदर वाला मेटल जो है वो फ्यूज हो जाएगा, अलॉय जो है, और ये स्टीम जो है एकदम से ही आग के ऊपर गिरेगी जिससे आग बुझ जाएगी। वाटर लेवल इंडिकेटर बताता है कि वाटर लेवल कितना है। तो इसकी दो साइड होती हैं, एक साइड होती है जो स्टीम को लगी होती है और दूसरी साइड जो होती है वाटर को लगी होती है। तो हमेशा इसमें पानी नहीं होता, जब हमने इसको देखना होता है तो दोनों हमारे इसके वाल्व खोलने पड़ते हैं, और वाल्व खोलने के बाद इसमें वाटर और स्टीम दोनों चीजें आ जाती हैं, प्रेशर दोनों का खुल जाता है, तो हमें इसका लेवल पता चल जाता है। प्रेशर गेज आपको पता ही है प्रेशर कैसे दिखाते हैं। स्टीम स्टॉप वाल्व रेगुलेट करता है स्टीम की सप्लाई को। हमने बंद कर दिया, अभी सप्लाई नहीं चाहिए तो हम उसको बंद कर सकते हैं। ये आपने नॉर्मली घरों में भी देखे होंगे, जो पानी के लिए होते हैं वाल्व वैसा ही होता है। सेफ्टी वाल्व कुछ ऐसा होता है कि प्रेशर ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा उसको प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो ये स्प्रिंग लोडेड सबसे ज्यादा यूज होता है, जो आप ड्राइंग में भी बना रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि स्टीम बढ़ रही है, तो जैसे ही स्टीम का प्रेशर बढ़ रहा है वैसे ये वाल्व उठ जाएगा और स्टीम जो है वो बाहर की तरफ लीक हो जाएगी, कुकर की सीटी की तरह से। फीड चेक वाल्व, फीड का जो पानी आ रहा है, फीड वाटर आ रहा है, उसको खोलने के लिए फीड चेक वाल्व होता है। ये इस तरह का होता है, जो स्प्रिंग लोडेड भी होता है और मैनुअली भी हो सकता है। ब्लो ऑफ कॉक, द वाटर सप्लाइड टू बॉयलर ऑलवेज कंटेन इम्प्योरिटीज, क्योंकि उसमें नीचे की तरफ मड, सैंड, साल्ट कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको साफ करना पड़ता है, ताकि नीचे क्या उसका गर्दा हो जाए। तो नीचे से उसका एक छोटा सा ब्लो ऑफ कॉक खोल के उसके नीचे से वो निकाला जा सकता है, बॉयलर के नीचे से। तो बॉयलर की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी इवेपोरेटिव कैपेसिटी की बात करें, किलोग्राम ऑफ स्टीम पर आवर कितना निकाल सकता है, हीटिंग सरफेस के एरिया के हिसाब से कितना किलोग्राम निकाल सकता है, या फ्यूल फायर्ड के हिसाब से कितनी किलोग्राम स्टीम बना सकता है। इसके सिलेक्शन के मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। तो बॉयलर की एफिशिएंसी की बात करें तो इट इज इक्वल टू MWH माइनस HF डिवाइडेड बाई C। MW इज मास ऑफ वाटर, और H जितनी उसमें जनरेट हुई माइनस HF जो उसका फ्यूल का हीट बनी है, डिवाइडेड बाय C इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। So that is all for today. Thank you very much.